हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 8 किसान जमींदार और राज्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से आज हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चैप्टर है किसान जमींदार और राज्य। चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। देखिए, अकबरनामा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, और तीसरा जो भाग है उसी भाग को आईन अकबरी कहा गया है। और आईन अकबरी के जो लेखक है, आईन अकबरी के लेखक है अबुल फजल, और आईन अकबरी को खुद 5 भागों में विभक्त किया गया है। यानी अकबरनामा को 3 भागों में, तो तीसरा भाग का नाम है आईन अकबरी, और आईन अकबरी को 5 भागों में विभक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5, यानी 5 भागों में आईन अकबरी को विभक्त किया गया है। ये भी याद रखिएगा कि आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल है, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर ये 2 में है कि अकबरनामा की रचना किसने किया। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने, या अल बरूनी ने, इब्न बतूता ने, या अबुल फजल ने। तो अभी बताएं कि अकबरनामा के जो रचनाकार है, अकबरनामा के जो लेखक है वो अबुल फजल है, और यही अकबरनामा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। और जो तीसरा भाग का है, जो पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि तीसरा भाग का नाम है आईन अकबरी, तो अकबरनामा के लेखक कौन हुए? अबुल फजल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही संबंधित है, दीन ए इलाही संबंधित है बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, या औरंगजेब से। तो देखिए, दीन इलाही एक नया धर्म था और यह नया धर्म जो चलाया था ये अकबर ने चलाया था, और इसके जो लेखक थे इस धर्म के वो अबुल फजल थे। तो किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। दीन इलाही जो संबंधित है, जो नया धर्म जो चला था अकबर के शासनकाल में अकबर ने चलाया था। हालांकि यह लागू नहीं हुआ था, मतलब कि अभी तक लोगों तक नहीं फैला था, उससे पहले अकबर की मृत्यु हो जाता है और ये दीन इलाही नया धर्म ये बंद हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी, वे कौन कौन ताकतें थी? मुगल साम्राज्य, व्यापार, मुद्रण बाजार, या इनमें सभी। तो देखिए, मुगल साम्राज्य जो आए थे 1526 में, यानी ये 16वीं सदी में आए थे। और मुगल साम्राज्य जो आए हुए थे, यानी जो बाबर आए हुए थे 1526 में, प्रथम पानीपत का युद्ध होता है। एक तरफ बाबर का सेना है और एक तरफ इब्राहिम लोदी का सेना है, और पानीपत के युद्ध में ये बाबर की सेना जीत जाती है और मुगलिया साम्राज्य भारत में स्थापित हो जाता है। तो मुगल साम्राज्य ये भी आंसर हो जाएगा, व्यापार ये भी आंसर हो जाएगा, मुद्रण और बाजार ये भी आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे, मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकार तथा गैर सरकारी दस्तावेज, ऑप्शन सी उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, या फिर सभी। तो देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ ये भी शामिल है, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज ये भी शामिल है। मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में, यानी मुगल काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलती है, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज से भी जानकारी मिलती है। उस दौर में, उस टाइम पीरियड में जो भी इमारतें, स्मारक, जैसे आज ताजमहल है, तुम्हारा लाल किला है, तुम्हारा कुतुब मीनार है, ये सब से हमें क्या जानकारी मिलता है कि ये सब मुगल टाइम का ही बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ये रहा अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? रैयत, मुजरियान, असामी या किसान, या इनमें से सभी। तो देखिए मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत भी, मुजरियान भी, असीम व किसान भी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल थी। मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल थी चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि, चाय, कॉफ़ी, नील या फिर आदि, तिलहन, दाल, अफीम आदि, या उपयुक्त में से कोई भी विकल्प ठीक नहीं है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मुगल काल में चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, यानी ये सबसे ज़्यादा यानी उत्पादन करने वाले फसलें थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, बाबर के स्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक, यानी कुक ए बाबरी एवं तुको, तारीख़ हिंदुस्तानी एवं हिंदवी, बाबरनामा तथा फारसियार, या तारीख़ बाबर शाही तथा उर्दू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुक के बाबरी एवं तुको, यानी ये कुक के बाबरी एवं तुको इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन रिपीट होता है एग्ज़ाम में, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को लिख करके याद कर लेना है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी या कोई भी क्वेश्चन ना छूटे ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी 1 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ या फिर 7 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा करीब 5 करोड़ हो गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 5 करोड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? शीत में, पतझड़ में, बसंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खरीफ फसल ये सब कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन के ऊपर। रबी फसल किस प्रस्तुत में होती है? बसंत में, ग्रीष्म में, वर्षा में, या फिर पतझड़ में? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रबी फसल किस ऋतु में होता है? बसंत ऋतु में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बसंत ऋतु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, आइन के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा में कुल फसलें होती थी 5, 3, 4 या फिर 7। तो आइन के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें जो होती थी वो 3 फसलें होती थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यानी 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसकी नाम था। भारत में 17वीं सदी में जो फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आई थी उस फसल का नाम क्या था? मक्का, गेहूँ, चावल या फिर कपास? तो देखिए उसका वो जो फसल आई थी उसका नाम था मक्का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आई थी वो कौन फसल थी? मक्का फसल थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। ऑप्शन ए पत्रकार, पटवारी और पंचायत। ऑप्शन बी खेतिहार, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया या मुकद्दम। ऑप्शन सी
विद्याम डॉक्टर तथा साहूकार। ऑप्शन डी किसान, अध्यापक तथा पंडित। तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था खेतिहार, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे। पंचायत का सरदार यानी मुगल काल में पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे मुकद्दम या मुखिया, अमीर, चौधरी या सरपंच, पंच या पितमाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था मुगल काल में जिसे कहते थे मुकद्दम या मुखिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे हैं पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी। तो वे कौन से स्थान आते हैं? वे आते हैं पश्चिमी स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? परगना मुगल काल में था। परगना मुगल काल में था एक प्रशासनिक प्रमंडल, प्रांतों की राजधानी, विशालतम प्रांत या इनमें से कोई नहीं। तो परगना जो था एक प्रशासनिक प्रमंडल था मुगल काल में। मुगल काल में परगना क्या था? एक प्रशासनिक प्रमंडल था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पेशकश का अर्थ था। पेशकश का अर्थ था ऑप्शन ए हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाले एक धार्मिक कर, ऑप्शन बी मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट, ऑप्शन सी युद्ध स्थल से लूटा हुआ माल, ऑप्शन डी मराठा द्वारा अंग्रेजों से वसूला गया तटकर। तो पेशकश का अर्थ था मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट था। मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट था पेशकश। यही था पेशकश का अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया? यानी अकबर ने टोडरमल अकबर के नवरत्न में से एक थे। तो अकबर ने टोडरमल को, याद रखिएगा अकबर के कितने नवरत्न थे? 9 थे। तो इन 9 रत्नों में से एक टोडरमल साहब भी थे। तो टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया? 1582 में, 1583 में, 1584 में या फिर 1585 में? तो कब नियुक्त किया था? 1582 में टोडरमल को दीवान अशरफ नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवों से, सैनिकों से या जिम्मियों से? तो देखिए जजिया जो था यह धार्मिक कर था और ये जो लिया जाता था किससे लिया जाता था? दूसरे धर्म के लोगों से, यानी जिम्मियों से लिया जाता था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? चीन, यूनान, रोम या फिर इंग्लैंड? तो उस वक्त जो ऐसी परंपरा हुआ करती थी चीन में होता था। यानी चीन के लोग क्या करते थे? अपनी आत्मकथा यानी अपने बारे में खुद लिखवाते थे। अपने बारे में लिखवाने की परंपरा जो था वो चीन में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 23 में, अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो देखिए अकबरनामा भी बताया कि अकबरनामा खुद 3 भागों में थे और जो तीसरा भाग था, इसी तीसरा भाग का नाम ही है अकबर आईन अकबरी। तो इसके अकबर के अनुवादक कौन थे? बेवरिज, जेटरेड, ब्लैकमैन या फिर सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेवरिज साहब भी, जेरेड साहब भी, ब्लैकमैन साहब भी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन के ऊपर, किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? किस ग्रंथ में बाबर से लेकर
अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, बाबरनामा में, अकबरनामा में, जहांगीरनामा में या सभी में। तो देखिए बाबर से लेकर अकबर के काल तक का जो इतिहास लिखवाया था अकबर ने लिखवाया था, अबुल फजल से लिखवाया था, और वो किस ग्रंथ में मिलता है? अकबर नामा में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर नामा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले यानी अकबर ने गांव में भू राजस्व से संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? अकबर ने प्राप्त की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां? तो देखिए तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था वो जहांगीर थे। जहांगीर ने अपने शासनकाल में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? साम्राज्यवादी इतिहासकार है अब्दुल कादिर बदायूनी, W.H. मोरलैंड, R.P. त्रिपाठी, R.S. शर्मा? तो देखिए साम्राज्यवादी जो इतिहासकार है वो W.H. मोरलैंड साहब है। तो इसका आंसर हो जाएगा W.H. मोरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड से, हुनों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से या अरबों द्वारा? तो देखिए भारत में तंबाकू का पौधा जो लाया गया था वो पुर्तगालियों ने लाया था, पुर्तगाल से। कहाँ से? पुर्तगालियों ने पुर्तगाल से लाया था भारत में तंबाकू का पौधा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी को याद कर लेना है लिख करके, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और जो सभी बच्चे एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दें। क्वेश्चन है 29 के आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में या फिर 6 भागों में? तो आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 भाग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और यह इस चैप्टर का यह अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बिरबल, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल? तो देखिए अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल साहब था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोडरमल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब हम लोग आगे का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।